हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप और आप सबका ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। लास्ट के लेक्चर में हम लोग एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो आज की इस क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 1 to 48, तो उस क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट है या जो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। तो हम लोग जानेंगे कि हेनरीज लॉ क्या है, लेकिन हेनरीज लॉ को जानने से पहले हम लोग हेनरीज लॉ से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो आपका हेनरीज लॉ है ये लिक्विड सॉल्वेंट में गैस के डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। लिक्विड सॉल्वेंट में गैस के डिसोल्यूशन मतलब घुलने से संबंधित है। इस पॉइंट को मैं पहले समझाता हूँ आपको। लिक्विड सॉल्वेंट किसको कहते हैं? सबसे पहला बात ये कि सॉल्वेंट क्या है, तो मैंने आपको सिखाया कि किसी सब्सटेंस को जिसमें हम लोग डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और लिक्विड सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि हर सॉल्वेंट का एक अपना फेज होता है। तो अगर उस सॉल्वेंट का फेज लिक्विड है तो वैसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्वेंट। जैसे आपका वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, टॉलिन, ये सब क्या लिक्विड है, ये सॉल्वेंट का काम कर सकता है, ये लिक्विड सॉल्वेंट। तो उस लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोग क्या करेंगे? गैस, किसी भी गैस को अगर डिसॉल्व करते हैं, मतलब उस गैस को उसमें घुलाते हैं, तो इस घुलाने से संबंधित है आपका कौन सा? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इन्हीं चीजों से संबंधित है। क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट हुआ क्या आपका कि लिक्विड सॉल्वेंट में गैस के डिसोल्यूशन से रिलेटेड है आपका हेनरीज लॉ, पहला पॉइंट। सेकेंड महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हेनरीज जो लॉ है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अप्लीकेबल होता है। मतलब आपका हेनरीज लॉ तब तक काम करेगा जब सिस्टम के सराउंडिंग में या सिस्टम पे जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को पहले समझाता हूँ। जैसे आप ऐसे समझो कि मैंने आपको कहा कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं आपको समझा दूं कि हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा या लो प्रेशर पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होगा। आप ऐसे समझो कि जैसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हेनरीज लॉ के बारे में कि जो आपका गैस है, ठीक है, वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो अगर मान लो कि टेम्परेचर को अगर हम हाई रखते हैं, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं, तो आपको पता होगा कि हाई टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो अगर मान लो कि एक लिक्विड सॉल्वेंट है, इसके ऊपर अगर गैस है, तो अगर टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे पहले से, तो हाई टेम्परेचर पे कोई भी जो गैस हो तो गैसेस फॉर्म में रहना चाहेगा। तो होगा क्या कि जो गैस है वो लिक्विड सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सराउंडिंग टेम्परेचर को कितना रखना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा, हाई नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई रखेंगे तो वो गैस ही रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डिसॉल्व हो भी गया तो हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा? वो फिर से ऊपर चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में बच जाएगा। क्लियर? अच्छा, हाई प्रेशर क्यों, लो प्रेशर क्यों नहीं? सॉरी, हाँ, हाई प्रेशर क्यों, लो प्रेशर क्यों नहीं? आपको पता है कि लो प्रेशर पे जो सब्सटेंस है वो गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो लो प्रेशर पे पहले से गैस है, आपको गैसेस से कोई सब चीजें पढ़ाए हैं पहले से। तो अगर मान लो कि प्रेशर को अगर हम कम रखेंगे तो पहले से वो क्या रहेगा? गैस के फॉर्म में रहेगा। और अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा कि जो आपका गैस मॉलिक्यूल है वो हालांकि लिक्विड के सरफेस पे तो प्रेशर लगाएगा ही अपना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो होगा क्या कि प्रेशर बढ़ाने से आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो उस लिक्विड सॉल्वेंट में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। सही है, तो यही कारण है कि जो आपका हेनरीज लॉ है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहले इस पॉइंट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हेनरीज लॉ में। पहला पॉइंट कि हेनरीज लॉ इज रिलेटेड टू dissolution of
gas in the liquid solvent, पहला पॉइंट ये। और सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? सेकेंड पॉइंट की जो ये नियम है, दिस लॉ इज applicable at high pressure and लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये जो नियम है आपका एप्लीकेबल होगा, मतलब काम करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा, अब हम लोग जानेंगे कि हेनरीज लॉ क्या है। बढ़िया सीखेंगे इस चीज को। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो कि हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट से पहले मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कि हेनरीज लॉ क्या है। जैसे अगर मान लो कि एक लिक्विड का सॉल्वेंट, सॉरी एक लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट आपका पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, एक कंटेनर मान लो लिक्विड का सॉल्वेंट है और उस कंटेनर में हम लोग क्या कर दिए कि 3-4 गैस मान लो कि ले लेते हैं, इन जनरल ABCD मान लेते हैं कि उस लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर में 2-3-4 गैस है, ABCD ऐसे करके 3-4 गैस है। ठीक है, 3-4 गैस है ABCD। तो हेनरीज लॉ कहता है कि वो गैस, उस गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, उस गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट में जिस गैस के द्वारा पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस पे ज्यादा लगेगा। अर्थात ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपको पता होगा कि अगर मान लो कि लिक्विड का सॉल्वेंट है और ऊपर में गैसेस मिक्सचर है, एक से ज्यादा गैस है, तो हर गैस कहीं ना कहीं लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर लगाता है। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, है ना, ये राउल्स वगैरह को पढ़े थे वहां पे। तो कहता है ये नियम कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि उस गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है, जिस गैस के द्वारा पार्शियल प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो इस बात को मैं समझाता हूं कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये तो नियम है, नियम कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ही समझ लेंगे तो हमारे लिए नियम आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, क्यों? नियम क्या है कि नियम ये है कि वो गैस का अमाउंट, उस गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, ये नियम है। अब कॉन्सेप्ट मैं इसको समझाता हूं। आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कि जो गैस ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो जो गैस अगर ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, अगर हम प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि वो जो गैस है आपका, वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व हो पाएगा। क्योंकि ऐसे समझते हैं, हालांकि सारे गैस तो प्रेशर लगा रहे हैं, तो उस गिवन प्रेशर पे वो गैस डिसॉल्व नहीं होने जा रहा है। इतना तो क्लियर है। तो अगर मान लो कि हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से, क्योंकि अगर हमको किसी गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड सॉल्वेंट में, तो हमको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर जो हम प्रेशर लगाते हैं, अगर मान लो, ठीक है, प्रेशर जो लगा रहे हैं, अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा जो गैस ऑलरेडी ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, तो उस गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो सिंपल है कि वो गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा जिसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका अगर लिखते हैं यहाँ पे, हेनरीज लॉ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द अमाउंट ऑफ गैस dissolve in liquid solvent amount of gas dissolved in liquid solvent is directly proportional to partial pressure applied at the surface of liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट के सरफेस पे
जो गैस ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा उस गैस का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, ऐसा आपका हेनरीज लॉ कहता है। ठीक है, ये लोग समझ गए। जैसे अगर मान लो कि पिक्चर वाइज अगर देखें, जैसे अगर मान लो कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं इसमें मान लो कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, ये आपका मान लो कि कोई लिक्विड सॉल्वेंट, इसको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, तो ये इसका सरफेस है, ऐसे लिक्विड सॉल्वेंट है, 2 3 4 मान लो गैस है इसमें, ए बी सी डी, 3 4 गैस है, ठीक है। और ऑब्वियस से गैस में एक खास तरह का प्रॉपर्टीज होता है रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन होने के कारण हर गैस क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, हर गैस इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ए गैस जो प्रेशर लगा रहा है, पार्शियल प्रेशर पीए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो लगा रहा है पीए, ये ज्यादा लगा रहा है मान लो कि पीवी से, पीवी ज्यादा लगा रहा है पीसी से, या पीसी ज्यादा लगा रहा है पीटी से, मान लो इसे समझने के लिए, तो देन इसका मतलब कि जो डिसॉल्व होगा इसमें, जो अमाउंट डिसॉल्व होगा किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका अमाउंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, अर्थात अमाउंट को W बोलते हैं लोग, तो वेट ऑफ ए ज्यादा होगा किससे, वेट ऑफ बी से, वेट ऑफ सी से, और वेट ऑफ डी से, वेट ऑफ डी सबसे कम होगा, क्लियर। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से इसका मैथमेटिकल हम लोग रिलेशन निकालेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे। इसका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, ठीक है, या जो वेट होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो वेट ऑफ जो गैस होगा W गैस, यही मैंने लिखाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गैस के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, यही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, W गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है, ये कांस्टेंट आएगा, इसको मान लीजिए K, इसको हेनरीज कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ठीक है, समझते हैं कैसे, K, उसके बाद ये आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। फिर आगे चल बढ़ते हैं, अगर हम लोग बढ़िया से अब क्या करते हैं कि हम लोग अपने मन से गैस के मोलर मास से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, गैस के मोलर मास से, ठीक है, गैस के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो ये वेट ऑफ गैस बटा मोलर मास ऑफ गैस बराबर K बटा मोलर मास ऑफ गैस इनटू डी गैस, ठीक है। एक चीज बताओ कि वेट ऑफ गैस में अगर मोलर मास ऑफ गैस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ n मतलब मोल ऑफ गैस हो जाएगा, ठीक है, ये भी मास होता है मोलर मास, मोल्स ऑफ गैस बराबर ये कांस्टेंट, और किसी भी गैस का मोलर मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर CO2 है तो 44 ग्राम पर मोल, आपको पता होगा, N2 है 28, O2 है तो 32, CH4 है 16, आप निकाले होंगे, तो अभी से कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट में जब कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तो अगर कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग मान लेंगे K डैश, तो K डैश ये P गैस आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर लगा है P गैस, ठीक। इसके बाद देखते हैं, तो मोल्स ऑफ गैस बराबर कांस्टेंट और P गैस है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अपने मन से दोनों तरफ बढ़िया से, अपने मन से दोनों तरफ सॉल्वेंट के मोलर मास से, सॉरी सॉल्वेंट के मोल से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, सॉल्वेंट के मोल से, तो अगर सॉल्वेंट के मोल से डिवाइड करेंगे तो ये तो पहले से आपका क्या है, N गैस, मोल्स ऑफ गैस है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मोल से हम लोग डिवाइड कर दिए, बराबर K डैश बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस गैस के पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ जरा मेरे को, ये मोल्स ऑफ गैस बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर, ठीक है, बराबर ये जो K डैश है ये पहले से कांस्टेंट है, और मेरा ये कहना है कि सॉल्वेंट का मोल भी कांस्टेंट होगा, सॉल्वेंट का मोल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप ऐसे समझो
जैसे अगर आपको किसी भी गैस को डिसॉल्व करना है, अगर आपको किसी सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट को आप थोड़े घटा रहे बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे आप एक सॉल्वेंट लिए तो सॉल्वेंट आप क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, सॉल्वेंट आपका फिक्स हो गया और उसके ऊपर 3-4 गैस को लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर गैस को लेकर के उसके पार्शियल प्रेशर को बढ़ा करके क्या करें, उसको डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसका अमाउंट कम या ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो उसके कारण उसका मोल बदल सकता है। किसका? गैस का। लेकिन सॉल्वेंट तो आपका फिक्स्ड है, सॉल्वेंट का अमाउंट अगर फिक्स्ड है तो उस फिक्स्ड अमाउंट के लिए उसका मोल भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो मेरा ये कहना है कि सॉल्वेंट का मोल अगर फिक्स्ड है तो ये पहले से कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट डिवाइड करेंगे अनदर कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं k डबल डैश, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ उस गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, फिर देखते हैं जरा। नाउ एक बात ये कि अगर सॉल्वेंट में कोई गैस डिसॉल्व होता है तो जो आपका सिस्टम होगा वो काफी डाइल्यूट सिस्टम होगा। आप सोच कर देखो, पहला चीज ये कि गैस जो गैसियस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो काफी दूर दूर होते हैं। तो अगर आप इतना भी गैस अगर आप लेकर आते हो, अगर मान लो, तो उसमें मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है, उसका वजन काफी कम होगा। तो अगर मान लो कि हम गिवन सॉल्वेंट में अगर हम गैस को डिसॉल्व कराते हैं, घुलाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो गैस का अमाउंट होगा उस लिक्विड सॉल्वेंट में वो कम होगा? तो गैस आपका सॉल्वेंट हो गया बढ़िया से, और जो लिक्विड सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंट है ही, तो पूरा सिस्टम आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होगा, बढ़िया, सॉल्यूट का जो मोल होगा मतलब गैस का जो मोल होगा, क्योंकि अमाउंट कम है तो मोल भी कम होगा। किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में। सॉल्वेंट की तुलना में उसका मोल क्या होगा, कम होगा। तो अगर मोल कम होगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का मोल कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, तनु जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और तनु। आप लोग पढ़े होंगे शांत और तनु, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो सिस्टम आपका क्या होगा, काफी ज्यादा डाइल्यूट होगा क्योंकि सॉल्वेंट उसमें कम है। तो डाइल्यूट अगर होगा तो हम लिख सकते हैं नाउ, चूंकि सिंस दिस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, काफी डाइल्यूट होगा। दिस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट होने के कारण क्या होगा कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं बढ़िया से, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बराबर हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी, क्योंकि सिस्टम काफी डाइल्यूट है तो सॉल्यूशन का मोल और सॉल्वेंट का मोल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल तकरीबन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसके तुलना में। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका n गैस है, बढ़िया से जो n गैस है और नीचे में जो n सॉल्वेंट है, इस n सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं k डबल डैश और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं। अब देखते हैं जरा, इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस बटा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। गैस जो डिसॉल्व हुआ है आपका लिक्विड सॉल्वेंट में और टोटल सॉल्यूशन के मोल से भागा दे रहे हैं अगर हम लोग, तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर आएगा ये k डबल डैश और ये p गैस। तो यहां से अगर हम लोग p गैस अगर लिखना चाहेंगे तो p गैस बराबर कितना होगा, 1 बटा k डबल डैश इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। 1 पहले से कांस्टेंट है और k डबल डैश ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये एक अनदर कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे p गैस बराबर लिखेंगे, इसको बोलेंगे kh, जो एक फिर से कांस्टेंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, kh हैंडिस कांस्टेंट इसको बोलेंगे, और ये x गैस, ठीक है। मतलब इसी चीज को, मतलब हैंडिस लॉ को थोड़ा अगर हम सिंपलीफाई करते चले गए तो हम निष्कर्ष पे ये पहुंचे कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, देखो मोल फ्रैक्शन उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनटू कांस्टेंट kh। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कभी राउल्स लॉ में, आपको याद होगा, राउल्स लॉ में किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा तो उस गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में इनटू हम पढ़ते थे P0, लेकिन यहाँ पे चूंकि वैसा चीज है नहीं, यहाँ पे हम लोग गैस को डिसॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपका कांस्टेंट होगा वहां P0 होता था, यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंडिस कांस्टेंट। और चाहे तो इस चीज को और भी लिख सकते हैं ऐसे
कि जो ये पी गैस है, बढ़िया समझना जरा अच्छे से, पी गैस बराबर हम लोग लिख सकते हैं KH और x गैस की जगह पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह पे मोल्स ऑफ गैस बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन के बदले। और आपका अधिकतर सवाल जो इसी से बनेगा, ठीक है, ऐसे लिखें, क्या मेंशन करते हैं हम लोग, हेयर यहाँ पे पी गैस क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, KH क्या है, हैंडीज कांस्टेंट है, हैंडीज कांस्टेंट है। N क्या है, N गैस क्या है, मोल्स ऑफ गैस है, और N सॉल्वेंट क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग KH की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ KH हैंडीज कांस्टेंट का अगर यूनिट की अगर लोग बात करें तो यूनिट क्या होगा, आप लोग फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन जरूर पढ़ा होगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन अगर हमको यूनिट निकालना है तो KH का अगर यूनिट चाहिए तो KH का यूनिट निकालने के लिए इसके यूनिट में इसके यूनिट से डिवाइड करें। तो पहली बात ये कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा उसका यूनिट तो होगा नहीं, यूनिट लेस होता है, तो ये यूनिट लेस, तो इसका मतलब कि KH का यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, P गैस के बराबर हो जाएगा, अर्थात पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का यूनिट क्या होता है, ATM हो सकता है, mm ऑफ Hg हो सकता है, टॉल हो सकता है, पास्कल हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट ऑफ जो KH होगा वो यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर होगा, प्रेशर का जो गिवन यूनिट देगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसका, KH के लिए। तो आपका जो सवाल है वो इन दोनों फार्मूला से बनेगा, तो इसको दिमाग में आप छापे पहले इसको, P गैस बराबर KH हैंडीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है उसको N गैस अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के बजाय आप सॉल्वेंट लिख सकते हो, क्योंकि कई बार जो सॉल्यूशन का मोल डायरेक्ट पूरा नहीं देगा और उसमें बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको, सीधा सॉल्वेंट लो, क्योंकि काफी डायल्यूट सॉल्यूशन है, मैंने यहाँ लिखा भी सॉल्यूशन वेरी डायल्यूट, तो इसलिए आप ऐसे, तो इसको पहले आप नोट करें, इसके बाद इसके दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, पहले नोट करें पहले इसको। हेनरी लॉ से रिलेटेड आपके असाइनमेंट में दो क्वेश्चन है, 49 और 50। 49 और 50 सॉरी इसको बनाएंगे अभी हम लोग। 49 क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम of water under a nitrogen pressure of 1 atmosphere dissolve 0.02 gram of nitrogen at 293 Kelvin. Calculate Henry's constant. ठीक है, Henry's constant आपको निकालना है, KH निकालना है। तो कुछ सवाल ऐसे समझ लो जरा, 1 केजी पानी लिया गया, 1 किलो वाटर लिया गया, और उस वाटर के ऊपर जो नाइट्रोजन है वो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रहा है, 1 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है। गैस के द्वारा कितना प्रेशर लगा है, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम डिसॉल्व, जिसके चलते डिसॉल्व हो रहा है कितना, 0.02 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और 1 एटीएम का प्रेशर लगा करके जो गैस का अमाउंट है वो 0.02 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, घुल रहा है एट 293 केल्विन पे। तो कैलकुलेट हैंडीज कांस्टेंट। तो आपसे पूछा गया कि हैंडीज कांस्टेंट कितना होगा, तो पहले जो दिया हुआ मेंशन करते हैं, जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर आपका सॉल्वेंट है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है। वेट ऑफ, और गैस की बात करें अगर हम लोग, तो वेट ऑफ जो गैस है आपका नाइट्रोजन जो गैस है वो कितना है, 0.02 ग्राम। हमको मोलर, चूंकि हमको चाहिए मोल, तो मोल के लिए मोलर मास चाहिए, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपका वाटर है H2 कितना होगा 18, और वेट ऑफ गैस दिया हुआ है, और चूंकि नाइट्रोजन है तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 कितना हो जाएगा 28, 28 मोल, ठीक है, ये 18 ये 28। तो इसलिए मोल ऑफ जो सॉल्वेंट होगा आपका वो कितना निकल जाएगा, गिवन मास हमेशा किस में लेंगे, ग्राम में 1000/18, और मोल्स ऑफ जो गैस है आपका वो कितना निकल जाएगा, गिवन मास 0.02 और मोलर मास 28, ठीक है। और गैस के द्वारा प्रेशर कितना लग रहा है, पी गैस आपका 1 atm, 1 atm। ना हमको निकालना है हैंडीज कांस्टेंट,
तो हेनरीज लॉ से हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि जो पी गैस होता है ये बराबर होता है हेनरीज कांस्टेंट KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को कितना लिख सकते हैं मोल्स ऑफ गैस और बटा में सॉल्वेंट लिखिए हमेशा, क्योंकि सिस्टम क्या होगा डाइल्यूटेड होगा सॉल्वेंट का फॉर्म। तो इसके बाद आगे बढ़ाते हैं पी गैस पार्शियल रेशियो कितना दिया हो 1 atm, एक बराबर KH, ठीक है, इनटू मोल्स ऑफ गैस निकालें, एम गैस का कितना है 0.02 अपॉन 28 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 बटा 18। तो यहाँ से आप केएस निकाल लेंगे, तो केएस कितना आ जाएगा हमारे पास, केएस आ जाएगा निकाल करके, ये इधर चला आएगा पूरा का पूरा, ये 1000 बटा 18, ये इधर से निकल के आएगा इसका तो 28 बटा 0.02, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा आपका आंसर केएच किस यूनिट में आएगा एटीएम में आएगा, क्योंकि जो यूनिट होता है केएच का वो प्रेशर के यूनिट के बराबर, तो अब प्रेशर का यूनिट कितना है 1 atm, इसलिए एटीएम में आ जाएगा बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट 0.20 atm dissolved in 1 kg of water at 293 Kelvin. The Henry's law constant for oxygen is 4.58 into 10 की पावर 4 atmosphere at 298 Kelvin. तो इस पर बोला जा रहा है क्या है कि 1 किलोग्राम वाटर लिए हम लोग, 1 किलोग्राम वाटर लिए और ऑक्सीजन जो है उस वाटर पे 0.20 atm लगा रहा है, क्या प्रेशर लगा रहा है, तो उसके चलते ऑक्सीजन का कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा, अमाउंट इस पर निकालना है कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा, तो आपको अमाउंट बोला जा रहा है। और एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दिया हुआ 4.58 into 10 की पावर 488, तो आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फार्मूला आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला को लगा सकते हैं। पहले जो दिया हुआ मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ क्या है हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ KH दिया हुआ 4.58 into 10 की पावर 4 atm दिया हुआ, ठीक है, पहला चीज ये। सेकेंड आपको वेट को निकालना है ऑक्सीजन का, प्रेशर कितना है, पी गैस कितना है, पी गैस आपका है 0.20 atm, ठीक है। और सॉल्वेंट का वेट भी दिया हुआ आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपका वाटर है 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसको लोग, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है जो कि वाटर है आपका 18। तो नाम यहाँ से लाते हैं जरा, नाम हेनरीज लॉ से हम लोग पढ़ें क्या, पी जो गैस होगा वो बराबर होगा KHI इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एन गैस अपॉन एन सॉल्वेंट। एक थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, KH इनटू मोल्स ऑफ गैस को कितना लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ गैस जो कि निकालना है, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो जरा पी गैस कितना है, पी गैस आपका 0.20 atm, 0.20, दोनों का यूनिट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट नहीं करना अपने को। KH भी आपका atm में है और प्रेशर भी atm में है, ठीक है। KH कितना है तो 4.58 into 10 के पावर 4 into, ये तो निकालना है आपको वेट ऑफ गैस, ये आपको निकालना है, बाकी सारा वैल्यूज रखते हैं। मोलर मास ऑफ गैस, गैस आपका क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, ठीक है। नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है ग्राम में 1000 और ऊपर मोलर मास कितना 18, तो यहाँ से लोग डब्ल्यू गैस निकाल लेंगे, ठीक है, डब्ल्यू गैस निकाल लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, सही है, ठीक है। इसको नोट करें आप लोग पहले। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। आप लोग की तरफ से कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर क्वेश्चन नंबर 25 हमारा नहीं बना है, तो आप 25 बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने यहाँ पे लिखा है, और अगर 25 अगर हम कर देते हैं तो आपका 1 से लेकर के 28 तक मैंने लगभग पूरा क्वेश्चन करा दिया है, 1 से 21 to 28, और उसके बाद 29 से 48 में अभी 29 कराएंगे, और कुछ और भी क्वेश्चन आज करा देंगे, जो बच्चे का वो कल की क्लास में करा देंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बढ़िया सीखना है अपने को
कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। आपको याद होगा Kb को हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे। तो आपको Kb क्या करना है, कैलकुलेट करना है, Kb निकालना है। और याद करो कि Kb या Kf ये दोनों का दोनों जो है सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज होता था, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता था, सॉल्वेंट के इंफॉर्मेशन से हम लोग निकाल पाते थे Kb या Kf का वैल्यू। ठीक है, Kb निकालना है। फॉर वाटर, वाटर के लिए Kb निकालना है। हालांकि आपको आंसर भी पता होगा, मैंने लिख दिया था वाटर सॉल्वेंट के रूप में अगर है तो उसके लिए Kb का जो वैल्यू होता है वो 0.513 और Kf का जो वैल्यू होता है वो 1.86 होता है। अगर वाटर है तो 1.86। ठीक है, तो Kb पूछ रहा है, इसका तो 0.513 आंसर आएगा। ठीक है, 0.513। लेकिन आपको डेटा दे करके कैलकुलेट करने को कहा है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने दिया था Kb का एक फॉर्मूला आपको। तो Kb निकालना है वाटर के लिए एंड द बॉइलिंग ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, एक यूरिया सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली यूरिया अकेले सॉल्यूशन बनाएगा नहीं, इसका यूरिया को पानी में डिसॉल्व किया गया होगा और तब जाकर के यूरिया का एक सॉल्यूशन तैयार होगा। और पानी का आपको Kb निकालना है और सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया 0.1। फिर बोला गया लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर का लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रहा है, डेल्टा H वेपराइजेशन दिया हुआ है कितना, 9.72 किलो कैलोरी पर मोल एट 373.15 केल्विन। ठीक है, वाटर का जो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इतना दिया हुआ है और टेम्परेचर 373.15 केल्विन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि Kb निकाल, तो Kb हम लोग Kb का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बराबर Kb बराबर हम लोग पढ़े थे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आपको याद होगा, देखेंगे कॉपी में जाकर के मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू इसके बाद क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू R और इनटू T। क्योंकि Kb निकाल रहे हैं ना, तो Kb बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लेंगे सॉल्वेंट का, तो Tb नॉट का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। याद होगा इन कैलोरी में हम लोग लेते थे, कैलोरी पर मोल में। ठीक है, ये वाला डेटा इन कैलोरी पर मोल में सेट करेंगे हम लोग, इनटू पहले से यहाँ पे 1000 था। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखो जरा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, तो 4H2O सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाना। तो Kb हमको निकालना है, तो Kb बराबर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 18 R। देखो R का वैल्यू क्या लेंगे, आपको R का वैल्यू बहुत सारे यूनिट में आपको पता होगा, 0.0821 भी होता है, लेकिन वो तब जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूमीटर वगैरह में होता है। R का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है, जूल में आपका R का वैल्यू 8.314 होता है। तो एक चीज बताओ मेरे को, अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमको कैलोरी में लेना ही है, तो इसका मतलब R को किस में लेना पड़ेगा, कैलोरी में। तो R का वैल्यू कैलोरी में कितना होता है, 2 इनटू Tb नॉट का होल स्क्वायर। तो Tb नॉट का होल स्क्वायर, Tb आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, केल्विन में कितना, तो 373.5 दिया हुआ है। हालांकि आप जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है और डिग्री सेल्सियस में 273 अगर जोड़ देंगे तो 373 आ जाएगा। तो 373 में 15 373.15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमको चाहिए कैलोरी पर मोल में चाहिए, यहाँ पे है किसमें, किलो कैलोरी में है। तो ये 9.72 लगा करके और हम लोग क्या करेंगे इसके बाद 9.72 लगा करके, ये तो आपका किलो कैलोरी में है लेकिन हमको चाहिए कैलोरी में, तो इसका मतलब इनटू क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। इनटू 1000 कर देंगे तो कैलोरी में आ गया। अब पहले से यहाँ पे क्या है, एक और 1000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.513 आ जाएगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, 0.513 आ जाएगा। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं, ये 29 से लेकर के जो आपका सवाल है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, 29। तो क्वेश्चन को 29 में पढ़ते पहले, क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो वो अच्छे समझो टर्म को कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, आपको याद होगा फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को TF से रिप्रेजेंट करते थे, TF नॉट से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो TF नॉट जो आपका होता है वो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, प्योर फॉर्म का, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, TF कहेंगे इसे। तो आपसे बोला कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, अर्थात आपको निकालना है TF निकालना है, TF नॉट नहीं निकालना है, TF निकालना है। अच्छा, उसके बाद देखो जरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, हालांकि
मेंशन नहीं किया है कि सॉल्वेंट कौन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट हमारा वाटर ही होगा, नेचुरल सॉल्वेंट आपका वाटर है। हालांकि देखो बाद में मेंशन किया होगा कि वाटर केएफ का वैल्यू दिया होगा वाटर के लिए, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में इसका मतलब सॉल्वेंट आपका कौन है, वाटर है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं whose osmotic pressure at 95 डिग्री सेल्सियस is found to be 30 atm। 30 atm का प्रेशर लगा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30 atm, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, और पानी का केएम वैल्यू 1.86 किलोग्राम पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज सॉल्यूशन का कितना होगा। तो आप एक चीज जरा ऐसे समझो कि जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए पहले क्या, हमको चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चाहिए, टी चाहिए, सॉरी टी एफ चाहिए हमको। तो टी अगर एफ चाहिए हमको, तो हम लोग जानते हैं कि जो टी एफ है, अगर वो टी एफ निकालना है तो वो किस फॉर्मूले से हम लोग को आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आएगा। और हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीएफ वो बराबर होता है केएफ इनटू मोलालिटी के, केएफ इनटू मोलालिटी के। तो केएफ तो दिया हुआ आपका, हमको निकालना है कहीं ना कहीं टी बी, और डेल्टा टीएफ को हम लोग लिख सकते हैं टी, सॉरी हाँ डेल्टा टीएफ को हम लोग लिख सकते हैं टी एफ नॉट, डिप्रेशन है ना, टी एफ नॉट माइनस टी बी। और टी एफ नॉट आपको पता है कैसे, क्योंकि सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 0, तो टी एफ नॉट पता है आपको, टी एफ निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा टी एफ अगर निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, है कि नहीं, डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। अब डेल्टा टी एफ निकालने की, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी है, के एफ दिया हुआ है, इसका तो मोलालिटी नहीं दिया हुआ है। तो अगर मोलालिटी निकल गया तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो मोलालिटी निकालने के लिए आपको सपोर्ट में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ, देखो हुज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कहीं ना कहीं ये ऑस्मोटिक प्रेशर दे करके आपसे ये मतलब कहना चाहता है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए आप क्या कीजिए, वहां से मोलालिटी को निकालिए। ठीक है, देखते हैं पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले जो डेटा है वो मेंशन करते हैं। गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर कितना दिया हुआ है, 30 एटीएम दिया हुआ है, 30 एटीएम, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 में 273 अगर जोड़ देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन लेंगे 273 अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 298 हो जाएगा ना, 298 केल्विन हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला पाई बराबर एक रो जी एच, लेकिन रो जी एच तो लगाएंगे नहीं क्योंकि रो जी एच में रो जी एच का कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं। तो पाई बराबर एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, सी आर टी। तो पाई आपका दिया हुआ 30 एटीएम, ठीक है, 30 एटीएम, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो आपका सी निकल जाएगा। लेकिन जो यहाँ सी निकलेगा वो तो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन किस में है, मोलरिटी में है, मोलरिटी में है। लेकिन हमको टी एफ निकालने के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको चाहिए मोलरिटी, स्मॉल एम चाहिए। तो स्मॉल एम देखते हैं, फिर उसके बाद कैसे निकालेंगे। तो ये पाई आपका कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ 30 बराबर एटीएम में दिया हुआ है, तो सी आपका रहने देते हैं ऐसे ही, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, इसको ऐसे लिख देते हैं, हम मोलरिटी लिख देते हैं, मतलब कैपिटल एम इनटू आर। आर का वैल्यू कितना लेंगे, आप प्रेशर कितना किसमें लिए, एटीएम में लिए, तो आर का वैल्यू याद करो, एटीएम लीटर में कितना लेते हैं हम लोग, 0.0821, और टेम्परेचर कितना 298। तो यहां से मोलरिटी आपका कितना आएगा 30 अपॉन, जब इन दोनों को 0.0821 इंटू 298, ठीक है, ये आपका आ गया मोलरिटी, मतलब मोल पर लीटर में आएगा, मोल पर लीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट अगर लगाते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोलरिटी। तो हमको कहीं ना कहीं टी एफ निकालने के लिए, अर्थात डेल्टा टी एफ निकालने के लिए, ठीक है, डेल्टा टी एफ निकलेगा तभी टी एफ निकलेगा, तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए हमको चाहिए मोलरिटी, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या मोलरिटी। तो मोलरिटी और मोलरिटी में आपको एक हम रिलेशन पढ़ाएंगे, आपको याद होगा डेंसिटी के टर्म्स में मैंने आपको अच्छे समझाया था कि अगर मोलरिटी दिया हुआ है और अगर आपको मोलरिटी बोला गया निकालने के लिए, तो मोलरिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा। बिना डेंसिटी का आपका मोलरिटी से मोलरिटी नहीं निकल सकता है, क्योंकि एक में मास में मोल डिफाइन होता है और एक में वॉल्यूम में मोल डिफाइन होता है।
तो कहीं ना कहीं मास और वॉल्यूम को कोरिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए किसको आना पड़ेगा, डेंसिटी को आना पड़ेगा। और हालांकि हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से देख पा रहे हैं कि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तब तो इसका मतलब मोलैरिटी से आप मोलैरिटी निकाल ही नहीं सकते, कोई दूसरा चर्या है ही नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते इसको। अगर हम नहीं निकाल सकते तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छे सवाल में दोस्त यही सब सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई बार आपको कहते हैं कि बेसिक जो आपका 11th क्लास था, अगर आप 11th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखे हो, तो आपके 12th क्लासेस में आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मोलैरिटी के बराबर है, क्योंकि कोई जरिया नहीं है। तो वी एज्यूम मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी, अर्थात कैपिटल M बराबर स्मॉल m, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा। अब आते हैं अगेन, अब हमारा काम बन जाएगा अगेन फ्रीजिंग पॉइंट से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बराबर, डेल्टा TF हम लोग लिखते हैं कितना है, KF इनटू मोलैरिटी। डेल्टा TF को कितना लिखेंगे, TF0 माइनस TF बराबर KF इनटू मोलैरिटी। इसको सॉल्व करते हैं, TF0 कितना 0, वाटर है, हमको TF चाहिए सॉल्यूशन का। अच्छा देखो, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का हमको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, TF चाहिए बराबर KF आपका कितना 1.86 है इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी चूंकि मोलैरिटी के बराबर, मोलैरिटी हम निकालना है, कितना है 30 10 डिवाइडेड बाय 0.0821 इनटू 298, ठीक है, ये हो गया। तो KF बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस 1.86 30 0.0821 इनटू 298, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर और क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और 31 देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित है। क्वेश्चन 30 क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट 300 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर of concentration 0.01 molarity and 0.001 molarity are separated by SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का पानी में दो तरह का सॉल्यूशन है, एक का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है और एक का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलैरिटी है, और उन दोनों कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बीच में SPM लगा करके सेपरेट कर दिए। तो आपसे बोला जा रहा है प्रेशर नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन दिस सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए किस सॉल्यूशन पर है ना प्रेशर लगाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम पढ़ा रहे थे तो हम मेंशन किए होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो उसके से रिलेटेड आपका सवाल है। तो प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए है ना किस वाले सॉल्यूशन पे, मतलब 0.01 मोलैरिटी या 0.001 मोलैरिटी सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाने की जरूरत है, तो ये पूछा जा रहा है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अप्लाइड प्रेशर, मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आप प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनडायरेक्टली आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछ रहा है। तो पहले ऐसे समझो जरा कि एक कंटेनर है, मान लो कुछ इस तरह से, और इधर जो मान लो लेफ्ट साइड में मान लो कि 0.01 मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन या ग्लूकोज सॉल्यूशन, बीच में SPM लगा हुआ है, ये मान लो SPM है, ठीक है, और राइट साइड में 0.001 मोलैरिटी, ठीक है ना, ये भी ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा रहा है पहला सवाल ये कि अगर हम लोग ग्लूकोज के सॉल्यूशन को 0.01 मोलैरिटी वाले को अगर SPM से सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस का घटना होगा। ऑब्वियसली एक लो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाला आपका लो कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेशन कम है 0.01 है, और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसको अगर SPM से सेपरेट कर दिया, ऑस्मोसिस का घटना होगा। तो पूछा जा रहा है ये कि ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए किस सॉल्यूशन पे
प्रेशर लगाने की जरूरत है। तो आपको याद होगा कि ऑस्मोसिस की घटना में आपका लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट होगा, आपको याद होगा। तो हमको कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाने की जरूरत है, अर्थात 0.0 मोलरिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाने की जरूरत है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि जो प्रेशर लगेगा वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे लगेगा। तो प्रेशर needs on high concentrated solution, मतलब 0.01 मोलरिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये जो कि आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके लगाने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा सवाल आपका बी नंबर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अप्लाइड प्रेशर। एक चीज बताओ, आपको याद होगा कि अगर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है तो आपको ध्यान होगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि जो लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इससे इसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, और इसके जाने के कारण क्या होगा कि कुछ हाइट इसका क्या होगा, कुछ हाइट इसका क्या होगा ऊपर की तरफ, है ना, भागेगा इसका हाइट। तो इसका हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा तो हर हाइट के कारण लिक्विड के उठने के कारण क्या होगा, इस हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर रहेगा। तो उन सारे प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं कहते हैं। जब एक वो हाइट हो जिस हाइट पे, है ना, इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले, ये दोनों, ये थ्योरी में हम पढ़ाएंगे, h डिस्टेंस, h हाइट के बाद अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया, है ना, मतलब इधर से लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का उधर से लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का रेट, आने और जाने का रेट अगर बराबर हो गया तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि नेट मूवमेंट क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। नेट मतलब चार इधर से तो नेट जीरो हो जाएगा, मतलब समय के साथ जो है ना बदलेगा नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर हाइट के बाद ये जो प्रेशर रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो हाइट वगैरह का कोई इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है नहीं कि आप हाइट और डेंसिटी वगैरह से आप निकाल सको। तो आपके पास है क्या, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अगर हमको निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई बराबर क्या होगा, सी आर और टी। ठीक है, सवाल ये कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन कौन सा हम लोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर हमको इसके ऊपर प्रेशर लगाना है, इस सॉल्यूशन के ऊपर, और इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन हम मेंशन करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, आप ऐसे समझो, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलरिटी है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलरिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसके कारण जब इतना हाइट उठेगा, तो उस समय क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बदल जाएगा तो उस नए वाले कॉन्सेंट्रेशन को हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मतलब नेट कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करना पड़ेगा। और नेट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। जैसे आप मान लो कि इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये पाई बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग लेंगे 0.01 माइनस 0.001। आर का वैल्यू आपको पता है, हम लोग किस में लेंगे, एटीएम में निकालना अगर हमको प्रेशर, तो आर का वैल्यू 0.0821 इनटू टी, टी कितना है 300 है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 सवाल है, बढ़िया से देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार बोर्ड में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन है, एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पे द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 500 mm। मतलब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो यूरिया सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 500 mm है, 500 mm ऑफ Hg है। और फिर लिखा हुआ कि द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जब यूरिया सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि उसमें पानी ऐड करते हैं हम लोग, है ना, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो जब यूरिया सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड द टेम्परेचर इज राइज टू 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसमें पानी को मिला करके डाइल्यूट कर दिए और साथ ही साथ टेम्परेचर को राइज भी कर दिए, मतलब बढ़ा भी दिए, 10 से कितना कर दिए 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए। तो आपसे बोला गया कि व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी 105.3 mm,
तो जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़कर कितना हो गया, 105.3 mm हो गया आपका, 105.3 mm। तो आपसे पूछा डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। एक्सटेंट का मतलब होता है मात्रा, डाइल्यूशन आप समझ रहे हैं कि डाइल्यूट जो आप किए हो उसकी मात्रा क्या है, मतलब जैसे पहले से कुछ वॉल्यूम रहा होगा उसमें सॉल्वेंट का, ठीक है, या आप सॉल्यूशन का ही मान लो वॉल्यूम कुछ रहा होगा, जब आप उसको डाइल्यूट करेंगे, पानी जब ऐड करेंगे, ऑब्वियस है सॉल्यूट का मोल वगैरह तो बदलेगा नहीं, ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलेगा, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो कितने एक्सटेंट तक डाइल्यूट कर देंगे, कि कितने गुना या कितना, मतलब हम लोग कितना मात्रा तक डाइल्यूट कर देंगे ताकि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वो 105.3 मिले, है ना, 105.3 आपका मिले। तो ये आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले कैसे निकालेंगे। सबसे पहला चीज ये, दो इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर कितना है 500 mm ऑफ Hg, और सेकंड कंडीशन है आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर 105.3 है। तो आपसे पूछा एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन कितना होगा। तो डाइल्यूट करने के क्रम में आप कहीं ना कहीं सिर्फ आप वाटर ऐड किए होंगे, सॉल्वेंट ऐड किए होंगे, तो सॉल्यूट का शुरुआत में मोल, शुरुआत में सॉल्यूट का मोल ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, और बाद में जब आप पानी ऐड भी कर दें तब भी सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा, ओवरऑल क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। तो आप ऐसे समझिए, पहले हम दो कंडीशन लेते हैं, सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर कितना है, T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 में 10 जोड़ेंगे 283 केल्विन, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना है इसका, फर्स्ट कंडीशन में पाई बराबर आपका है 500 mm ऑफ Hg, ठीक है, 500 mm ऑफ Hg। और इसको अगर हम लोग एटीएम वगैरह में कन्वर्ट करना चाहें तो 500 बटा 760 एटीएम वगैरह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1 एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg हम लोगों ने पढ़ा है। तो 1 एटीएम बराबर, तो 500 mm बराबर कितना हो जाएगा, 500 कम 760, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये कैसे है इसको तो मैं मेंशन कर रहा हूं, 1 एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg, एटीएम में अगर कुछ चाहिए तो 760 से डिवाइड होगा 500, ठीक है। अच्छा, अब भाई फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, पाई बराबर CRT, या ऐसे लिख सकते हैं पाई बराबर C को कितना लिख सकते हैं, मोल्स, ठीक है, इनिशियल मोल जब हम लोग डाइल्यूट नहीं किए, N इनिशियल अपॉन वॉल्यूम मान लो कि V इनिशियल R और ये T इनिशियल, आई इनिशियल भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी। आई लिखते हैं इनिशियल मतलब, पाई इनिशियल कितना है हमारे पास 500 बटा 760 बराबर Ni, मोल्स इनिशियल उतना ही है, मोल्स इनिशियल मान लो Ni ही है, वॉल्यूम इनिशियल Vi ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे नहीं लेते अभी, T इनिशियल आपका कितना है 283, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अगेन फिर देखो क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन का मतलब हुआ आप पानी ऐड किए, वाटर ऐड किए, तो वाटर ऐड किए और साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ा दिए, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही साथ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बदल गया। तो टेम्परेचर कितना है आपका, T फाइनल कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए, 25 मतलब 298 केल्विन, ठीक है। और पाई फाइनल जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फाइनल मिल रहा है डाइल्यूट करने के बाद 105.3 mm ऑफ Hg, या 105.3 10 डिग्री सेल्सियस पे 500 और 105.3 mm, ठीक है। तो 105.3 बटा 760,
88 यही होगा। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं। तो फिर यहाँ से अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लगाएंगे तो 5 फाइनल बराबर कितना हो जाएगा CR2 M फाइनल मोल फाइनल तो मोल फाइनल तो नहीं रहेगा, इनिशियल के बराबर ही रहेगा। इनिशियल रहने देते हैं, हाँ वॉल्यूम बदल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम फाइनल इनटू R रहने देते हैं और T फाइनल। तो 5 फाइनल कितना 105.3 बटा 760 अब बराबर n इनिशियल कहीं रहने देते हैं, रहेगा V फाइनल। V तो बदल ही जाएगा आपका डाइल्यूशन करने के बाद। R और T फाइनल आपका कितना है 298, ठीक है। और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आपस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को जैसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसके LHS को LHS से डिवाइड करेंगे और इसके RHS को RHS से। तो आपको नहीं लगेगा कि पहला को दूसरा, तो पहला में 760 500 बटा 760 105.3 बटा 760 760 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 500 बटा कितना आ जाएगा 105.3 बराबर। इसमें देखो क्या कैंसिल हो गया, इनिशियल कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, ये 283 बचेगा राइट साइड में 283 डिवाइडेड बाय, ठीक है 283 बटा v इनिशियल बचेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 298 या ऐसे यहाँ लिख देते हैं 298 ऊपर में चला जाएगा क्या v फाइनल, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मेरे को आंसर उसमें ध्यान है कि शायद 5 गुना होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप उसको कैलकुलेट लेकिन कर लेना, आंसर आ जाएगा। हालांकि जो आपका 31 है उसका आंसर है 31 5 गुना है, 5 गुना। जब v फाइनल अगर निकालोगे तो v इनिशियल का 5 गुना आएगा, 5 into v इनिशियल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आंसर आया इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल वैल्यूएशन हमको निकालना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इनिशियल वॉल्यूम है, जब उसका इनिशियल वॉल्यूम का जब हम लोग 5 गुना करते हैं, 5 गुना, तब जाकर के हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हमको मिलता है 105.3 mm और टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत है। इसके बाद फिर देखते हैं कुछ